चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, वैसे प्रीवियसली वी हैव ऑलरेडी कंडक्टेड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, शेयर कैपिटल वाला। कौन सा वाला? बट इसको लेके कुछ बेसिक सिचुएशंस यहाँ पर पेंडिंग है, वो डिस्कस कर लेते हैं। देयर आफ्टर विल गोइंग टू स्टार्ट अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज अलॉटमेंट। राइट, आज वैसे काफी हद तक ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो सर, लीगल इफेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल क्या है? भाई, शेयर कैपिटल तो हमने पढ़ लिया था। इसमें तीन सेक्शन बेसिकली मैंने आपको पढ़ाया था, सेक्शन 45, 46 एंड 56, सबसेक्शन 4। राइट, तो ये कुछ बेसिक सिचुएशंस, लीगलिटी हमने डिस्कस कर ली थी इन प्रीवियस सेशन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द लीगल इफेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल। बहुत सिंपल है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। हाँ जी, क्या कह रहा हूँ? सर्टिफिकेट, ओके सर, सॉरी सर। देखिए क्या लिखा हुआ है, लीगल इफेक्ट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, कहते हैं वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट शेयर सर्टिफिकेट क्या है बेटा? प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल ऑफ अ पर्सन हुज नेम एंटर्ड इनटू। राइट, मतलब उसके ऊपर जिसका नाम लिखा है वो ही प्राइमा फेसी क्या बेटा? लीगल ओनर है। इट मींस दैट द शेयर सर्टिफिकेट इज अ स्टेटमेंट बाय कंपनी दैट द मोमेंट व्हेन इट इज इशू, मतलब जब ये इशू हुआ था, the person named in it was a legal owner of the share specified it, यानी कि जो भी शेयर्स के नंबर उसमें लिखे हुए हैं उसके आप क्या है बेटा? लीगल ओनर है। एंड हु शेयर्स was paid up in the extent stated, it does not constitute title but the merely evidence of title। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है, ये कंक्लूसिव टाइटल नहीं है, बट ये एविडेंस ऑफ टाइटल है। क्या है बेटा? एविडेंस ऑफ टाइटल है, इसको कोर्ट में चैलेंज किया सकता है, नो डाउट। ठीक है, ये नहीं कि बेटा बिल्कुल दैट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ है कि हाँ भैया अगर शेयर शेयर कैपिटल में लिखा हुआ है इसका नाम, तो एब्सोल्यूट ऑनर यही होगा। एविडेंस ऑफ टाइटल है, बट एब्सोल्यूट ऑनरशिप का राइट जरूरी नहीं है इसमें निकल के आए। आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। It is, however, the statement is considerable importance, for it made the knowledge of the other persons to be act in belief that the true this fact bring into the operation of the doctrine of Stoppel. Right. As a result, share certificate once issued by the company binding on to पहले क्या लिखा हुआ है? Stoppel of title by Stoppel as to payment. Now let understand ये situation क्या है. First of all, I'm going to understand, sorry, explain you the concept of doctrine of Stoppel. Concept of डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल, ये बेटा आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल का कॉन्सेप्ट, किसका कॉन्सेप्ट बेटा? डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल का कॉन्सेप्ट याद है किसी को? डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल क्या बोलता है? डिनाई कर सकते हो फिर? अच्छा, यू कैंट बोल रहे हो। ओके, अब सुनो, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल क्या है? स्टॉपेल का मतलब होता है कांट डिनाई। क्या होता है बेटा? कांट डिनाई, मतलब एक बार जो बात आपने बोली है इन ट्रू सेंस में, बाद में उस बात को आप क्या नहीं कर सकते? डिनाई नहीं कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल। अब सुनो, इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा शेयर सर्टिफिकेट के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो सर मान लो सपोज यहाँ पर एक कंपनी है। यहाँ पर क्या बेटा? एक कंपनी। ठीक है, अब कंपनी ने सपोज इशू किया हुआ है, वो कर्टन लगा क्या करना, इशू शेयर सर्टिफिकेट। क्या इशू किया बेटा? शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, टू मिस्टर किसी भी एक्स को। किसको बेटा? किसी मिस्टर एक्स को आपने क्या इशू किया हुआ बेटा? शेयर सर्टिफिकेट। क्या इशू किया हुआ है? शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, एक सेकंड रुकना है। तो गया लिसन। ठीक है, तो भैया मैक्स एक्स को हमने क्या इशू कर दिया है? शेयर सर्टिफिकेट। अच्छा सुनो, इस शेयर सर्टिफिकेट में कंपनी आपका नाम मेंशन करी हुई है उसमें। मिस्टर एक्स का क्या लिखा होगा बेटा उसमें? नाम लिखा होगा। बोलो बच्चों। और दूसरा क्या? नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने होल्ड कर रखे हैं। हाँ जी बेटा। दूसरा, कितनी पेमेंट्स आपने उसमें करी हुई, पेमेंट मेड अपॉन इट।
ठीक है, उसके ऊपर कितना पेमेंट आपने करा हुआ है, ये सारा सिनेरियो किस में लिखा होगा आपने। अच्छा सुनना, दैट मीन्स आप ये बोल रहे हैं कि इस शेयर का ये व्यक्ति क्या है, ओनर ऑफ सच शेयर्स, आप डिक्लेयर कर रहे हो ना। मतलब कंपनी भाई कैसे बोलेगी, शेयर सर्टिफिकेट के जरिए, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट आपने इशू करा हुआ अंडर कॉमन सेल, अंडर कॉमन सेल प्लस, या तो दो डायरेक्टर ने साइन करा होगा उस पे, या फिर वन डायरेक्टर एंड वन, वन क्या सीएसए की होगा ना, वन एंड ओनली कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। बोलो भैया, या तो वन डायरेक्टर एंड वन कंपनी सेक्रेटरी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ कंपनी इज हैविंग अ कंपनी सेक्रेटरी और नॉट, और इसके बारे में आपको ऑलरेडी 203 करा चुका हूँ, ठीक है। अब सर कंपनी के रिगार्डिंग ये हमने बेसिक सिचुएशन अंडरस्टैंड करी, क्लियर है। अच्छा सुनो, यानी कि कंपनी चीख चीख के कुछ कहना चाह रही है साहब, क्या कहना चाह रही है, चीख चीख के कुछ कहना चाह रही है क्या, कि इस शेयर सर्टिफिकेट का मालिक कौन है, मिस्टर एक्स। तो जब बाद में कंपनी बोले नहीं जी ये नहीं है मालिक, कंपनी बाद में क्या करिए, देना है, तो यहाँ पर बेसिकली अप्लाई हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉप, यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा क्या बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉप। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है क्या, डॉक्ट्रिन मतलब लल्लू, रूल्स, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है, रूल्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अच्छा डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल अप्लाई होता है दो कॉन्टेक्स्ट में, एक तो टाइटल को लेके, टाइटल मतलब क्या, ओनरशिप, हाँ, हेलो जी, एक तो हो गया बेटा हमारा क्या, ओनरशिप को लेके सिचुएशन, दूसरा हो गया किसको लेके बेटा, पेमेंट्स को लेके, किसको लेके, पेमेंट्स को लेके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो सर टाइटल मतलब ना तो आप टाइटल से मुकर सकते हो कि मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ शेयर्स, इस बात से हम मुकर नहीं सकते, और जो भी पेमेंट उसमें मेंशन है, और ना ही उससे मुकर सकते हो, ना शेयर होल्डर मुकर सकता है और ना ही कंपनी मुकर सकती है। मान लो उसमें 10 रुपए लिखा हुआ है कि फुल्ली पेड अप शेयर से 10 रुपए इन्होंने इशू कर दिया है, दैट मीन्स कंपनी बाद में आपसे कॉल डिमांड नहीं कर सकते कि ऑलरेडी वो क्या है बेटा, पेड अप शेयर, यो पेड अप शेयर वहां पर मेंशन है, ठीक है। बट सपोज वहां पे 5 रुपए लिखा हुआ है पार्टली पेड अप शेयर है, 5 रुपए के आपको फिर पे करने पड़ेंगे, यस। तो ना तो शेयर होल्डर अपने बात से मुकर सकता है और ना ही, बिकॉज ऑफ, शेयर होल्डर इसलिए नहीं मुकर सकता, कंपनी इसलिए नहीं मुकर सकती बेटा, तो शेयर सर्टिफिकेट जो है वो हमारा क्या है, ओनरशिप का एक एविडेंस माना जाता है, इसलिए उसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल एप्लीकेबल हो जाता है। समझ में आए, बुझे कि नहीं बुझे, चलो लिखो। क्वेश्चन क्या दिया था मैंने, सर्टिफिकेट में मेंशन था और वो बाद में जो होता है कि ये मैंने तो अगर ये पेड करता है और कंपनी दिमाग के लिए यही होता है जी मैम जी, तो क्या करें उसको। करो। नहीं तुमने पहले कैसे कर रखा है वो देखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन चेक तो कराना होता नहीं है बेवकूफ, सॉरी। वही तो, उसी की वजह से तो डॉक्टर स्टॉपल अप्लाई हो रहा है। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं, इसको तुम और ऐड कर सकते हो, अब कर सकते हो। एक्चुअली मुझे ना लास्ट क्लास में कराना चाहता है, मुझे उसमें नहीं जाना था इसलिए मैं करा नहीं पाया ये टॉपिक। आज मुझे अलॉटमेंट कराना है आपको एट एनी हाउ, आज कर देंगे अलॉटमेंट, हाँ पूरा क्या ही के सेक्शन पे अलॉटमेंट, चपड़गंजी, ये चैप्टर बेटा खत्म हो जाएगा कल, तभी तो बोल रहा हूँ खत्म हो जाएगा। ओह माय गॉड, कल मैं जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए अपने बच्चों के साथ। हाँ, बंगाल फायर, वो बच्चे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं भाई, तुम्हारी मूवी आई कहाँ अभी। हाँ और क्या भाई, मेरी शादी हो चुकी है आपको पता नहीं,
है इतने इतने निक्के निक्के से। और क्या, उनको मैं इतिहास दिखाना चाहता हूँ। और अच्छे की भी इतिहास कोई बात नहीं। देखो तो मैंने इसको नहीं समझ आया आपको डॉक्टर अरिस्टोपल? हेलो। हो गया? भाई दो ग्रुप के तो आ गए, बाकियों के? यार ऑनलाइन इकट्ठा करके देना ना मेरे को, जैसे इन्होंने दिया था। कलेक्ट कर लो, नहीं ऑनलाइन कर देना, बट कलेक्टिवली करना। कौन कौन है तुम्हारे ग्रुप में? बदल गए हैं? नीरू के ग्रुप में कौन कौन था? अनुज। 1 2 3, मतलब तुम्हारा ऑर्डर हो चुका है। अब बचा कौन? नेहा, निधि, हर्ष, हर्षिता और वैभव। अच्छा हाँ, मैंने बोला था, जो याद है ना तुम्हें? आज 13 तारीख हो गई है दोस्तों। कल 14, परसों 15। तोड़ूंगा फिर हड्डियां एक एक की। बाकी सिलेबस डिलीट होने की खुशी हो रही है तुम्हें? भाई अच्छा है। एक्चुअली क्या है ना, जेआईएल का सिलेबस बहुत ज्यादा था। इंस्टीट्यूट ने अच्छा किया है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी इतना बर्डन है सिलेबस का। कंपनी लोगों का सिलेबस बहुत जाइंट है। इसमें लगता है बहुत टाइम यार। अभी तो तुम्हारी, अरे वो स्टार्टिंग में लगता है, जब पेपर आएगा तुम सोचोगे थैंक गॉड खत्म हो गया सिलेबस। जब हम लोग पढ़ रहे थे ना सीएस में, पहली पहली बार, जस्ट लाइक यू गाइस, तो हमें लगता है हम सब कुछ पढ़ लेंगे, एवरीथिंग। ये भी पढ़ाओ, वो भी पढ़ाओ, सर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने वो भी पढ़ रहे हैं, और जो मना करा ना पढ़ने को उसको गाली दे रहे हैं। है यहाँ से। और जब पेपर आया, अबे यार इतना सारा पढ़ना है। और फिर हमारी मेंटालिटी चेंज हो गई। एकेडमिक्स में ना जितना चीजें कम हो उतना बेटर है। क्योंकि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हें सारा चीजें फ्यूचर में याद रहेगा? ठीक है। तो एकेडमिक्स क्या होता है ना, मेरे अकॉर्डिंग ना, माई परसेप्शन, बाकियों का अलग हो सकता है, नॉलेज तो नो डाउट आपको लेनी है। बट एकेडमिक्स क्या है ना, सर पे बोझ है। ये जितना जल्दी निकलेगा उतना बेटर। ठीक है, क्योंकि आप जो सीखोगे वो ट्रेनिंग में सीखोगे। और जब जॉब या प्रैक्टिस वगैरह जो भी करोगे वहां सीखना पड़ेगा आपको, काम वहां पे भाई। आपको लग रहा होगा कि अभी आप पढ़ लोगे सब कुछ आपको याद रहेगा, यू विल बी द एक्सपर्ट ऑफ लॉज, नहीं। मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। आपको बाद में ही सीखना पड़ेगा, अंडर प्रैक्टिस सीखना पड़ेगा। ठीक है। और कुछ एक्सपीरियंस सिखाएगा। ठीक है। भाई मैं, जब मैं प्रैक्टिस करना शुरू किया था सीएस का, सो मैं बताता हूँ, किस तरह शेयर करता हूँ आपके साथ। मुझे सब कुछ पता है। पता होते भी मैं ना 3 4 बार मिस्टेक कर चुका हूँ। मेरा क्लाइंट कह रहा भाई क्या हो रहा है, 3 4 बार गलतियां हो गई, मतलब डॉक्यूमेंटेशन को लेके। ठीक है। तो क्या होता है ना, समटाइम प्रैक्टिकलिटी अलग होती है, थियोरेटिकली अलग अलग होती है। आप कुछ चीजें एक्सपीरियंस से ही सीखते हो। तो जो गलती मैंने उस क्लाइंट के साथ करी, बहुत सारी मिस्टेक्स से उसका रजिस्ट्रेशन भी डिले हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। ठीक है, बट अच्छा क्लाइंट था, तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ उसके साथ। बट मैं सीखा उससे बहुत कुछ। ठीक है, अब मैं, जब दूसरे क्लाइंट आने लगे फिर उनके साथ मेरी डीलिंग अच्छी हो गई यार। ठीक है। तो हमें ये लगता है बेटा कि एकेडमिक्स से अगर हम सब कुछ पढ़ लेंगे, और वैसे भी यहाँ पे जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये आधा अधूरा ही है। ये कंप्लीट तो वैसे भी नहीं है। ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो बेटे। हाँ, सो इसलिए बेटा कि एकेडमिक्स ना, जितना बोझ आपका हल्का होगा उतना बेटर है। आप एग्जाम को क्रैक करने की सोचिए। नॉलेज तो मिल ही रही है, साथ के साथ नॉलेज तो गेन नहीं कर रहे हो, बट मैंने कहा ना, ये थ्योरेटिकल नॉलेज है। असली नॉलेज कहाँ सीखोगे आप?
प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ। ठीक है, तो इसलिए वेल एंड गुड, आईसीएसआई का मेरे हिसाब से अच्छा मूव है कि सिलेबस थोड़ा सा कट कर दिया है। अ, इन्होंने ईसीएल का सिलेबस भी कम कर दिया, क्योंकि देखो ना, आपका ज्यादा बर्डन किसका पता है? सिक्योरिटी लॉ। उसका सिलेबस कम नहीं हुआ है। आपका ज्यादा बर्डन किसका है? कंपनी लॉ का। इसका सिलेबस भी ज्यादा कम। दो टॉपिक हटे हैं, छोटे छोटे थे, वो वैसे भी एक दिन में हो जाते थे। दैट इज सेक्शन क्या है वो, 245 है एक। ठीक है, और एक है आपका शायद में भी सीएसआर को लेके 135। ठीक है, ये कुछ सेक्शन डिलीट हुए हैं, बाकी तो सारा एज इट इज सिलेबस वैसे ही है। ठीक है ना? खैर, जो भी, ये समझ में आया आपको? नहीं आया? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी इसको रीड कर लेना, हर चीज में रीड कराऊंगा, स्टॉपल वाला और ये वाला। हाँ, या एक टाइटल वाला और पेमेंट वाला। ठीक है, कि ना तो आप पेमेंट से कर सकते हो, ना ही सामने वाला कैसे कर सकता है बेटा। अच्छा, एक टर्म है बेटा सेक्शन 57, पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। ना ये क्या है सर? अब ये ना कंपनी के एंगल से नहीं देखेंगे इसको। इसको हम देखेंगे शेयर होल्डर के एंगल से। किसके एंगल से बेटा? टॉपिक है हमारे पास पर्सोनेशन। इधर देखो ध्यान से, कोई बातें नहीं करें। पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। पर्सोनेशन मतलब आप ना प्रिटेंड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? प्रिटेंड कर रहे हो कि यू आर द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। आप कौन है बेटा? कंपनी के शेयर होल्डर। ठीक है, लिसन। पर्सोनेशन है क्या? मैं इसको कौन सा समझा, फिर हम पढ़ लेंगे इसको डिटेल में, अभी लिखना नहीं बेटा। ठीक है, सपोज ये है कंपनी, और ये है समवेयर कोई शेयर होल्डर, सॉरी शेयर होल्डर नहीं, कोई पर्सन है। क्या है बेटा? पर्सन है। अब ये क्या कर रहा है? ये कंपनी को बोल रहा है कि भैया मैं कंपनी का क्या हूँ? शेयर होल्डर हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा? यानी कि एक्ट एज अ शेयर होल्डर बाय फॉर्ज सर्टिफिकेट। क्या बेटा? फॉर्ज सर्टिफिकेट। मतलब सर्टिफिकेट क्या है बेटा? फॉर्ज। फॉर्ज मतलब फर्जी। ठीक है, और ये प्रेटेंड कर रहा है कि मैं कंपनी का क्या हूँ? शेयर होल्डर हूँ। और इस फॉर्ज सर्टिफिकेट के बेसिस पे बेटा ये कुछ राइट्स एंजॉय कर रहा है, जैसे डिविडेंड रिसीव कर रहा है कंपनी से, कंपनी से बोनस ले रहा है, कंपनी की मीटिंग में इन्वॉल्वमेंट है इसका, और मीटिंग में आके वोटिंग राइट्स एंजॉय कर रहा है। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो भी एक शेयर होल्डर को राइट्स मिलते हैं, वो सारे राइट्स कौन एंजॉय कर रहा है बेटा? ये मिस्टर जो भी है पर्सन, ये मतलब ये अपने आप को प्रेटेंड टू बी शेयर होल्डर बोल रहा है। क्या बोल रहा है बेटा? प्रेटेंड टू बी शेयर होल्डर, मैं शेयर होल्डर हूँ कंपनी का, और सर्टिफिकेट क्या किया बेटा? फोर्ज किया हुआ है। तो सर इस केस में एक सेक्शन बनाया हुआ है, कौन सा बेटा? सेक्शन 57, जो ऐसे पर्सन को बेटा राइट, इसको ऑफेंस मानता है। क्या मानता है बेटा? ये ऑफेंस है, और इस ऑफेंस को लेके फिर आपको पेनलाइज प्रोविजन वगैरह लगाए जाएंगे, पेनल्टी वगैरह जो भी आपको लगेगा, वो सारा सिचुएशन यहाँ पे रहेगा। मतलब आप किसी भी प्रकार से शेयर सर्टिफिकेट को फॉर्ज नहीं कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं इसको? पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जहां पर सामने वाला प्रिटेंड कर रहा है कि वो क्या है? कंपनी का शेयर होल्डर है, बाय फॉर्ज द सर्टिफिकेट, राइट, और उस बेसिस पे कंपनी के राइट्स को क्या कर रहा है? एंजॉय कर रहा है। तो मतलब कंपनी के साथ आप फ्रॉड कर रहे हो ना, तो जो कंपनी का फ्रॉड कर रहा है, तो आपके ऊपर एक्शन लिया लिया जाएगा। यस, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा बेटा। किसके ऊपर बेटा? इस व्यक्ति के ऊपर, जो अपने आप को कंपनी का क्या बता रहा है बेटा? शेयर होल्डर बता रहा है। समझ में आया? पनिशमेंट क्या होगी सर इसकी? इसको सेक्शन 57 ना पनिशमेंट देता है ऐसे लोगों को। पनिशमेंट क्या है सर? ध्यान से सुनिएगा प्लीज। सबसे पहले तो उसको जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट। क्या हो सकती है बेटा इसको? और दूसरा, इसको फाइन लग सकता है। क्या लग सकता है? फाइन। भाई जेल हो सकती है मिनिमम 1 साल की। कितने साल की जेल हो सकती है? और इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं अब तो 3 साल। मतलब कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर रहेगी कि वो इसको बढ़ा के कितना कर सकते हैं बेटा? 1 साल। ठीक है, आपको फाइन लग सकता है मिनिमम 1 लाख रुपए तो देने पड़ेंगे आपको। और इस 1 लाख को बेटा हम बढ़ाकर कितना कर सकते हैं? 5 लाख कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 5 लाख। तो ये आपका पेनल्टी प्रोविजन से बेटा पर्टिकुलरली। ठीक है, और मे भी हो सके आपको दोनों भी हो जाए, मतलब जेल भी हो जाए और आपको क्या लग जाए बेटा? फाइन भी
लग जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। समझ में आया? बोलो जी। हेलो, जाग नहीं रहे हो? हेलो? बस बस आवाज आ रहा है। वही रख लो, वही रख लो। ये लेगा। अबे देखो ध्यान से। मीनिंग क्या लिखा है? टू पर्सोनेट मीन्स क्या लिखा बेटा? प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। मतलब आप कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेसिफिकली फॉर फ्रॉडलेंट पर्पस सच एज कास्टिंग वोट ऑफ अनदर पर्सन। या फिर पर्सोनेशन एंड इम्पर्सोनेशन इम्प्लाई द सेम थिंग। ठीक है, मतलब आप सामने आप कुछ और बनने की प्रिटेंड कोशिश कर रहे हो। कहते हैं वेयर एनी पर्सन डिसीटफुली पर्सोनेट एज अ ओनर ऑफ द सिक्योरिटी या फिर इंटरेस्ट इन अ कंपनी और एनी क्लास ऑफ वारंट और कूपन इशूड बाय पर्सन ऑफ दिस एक्ट। मतलब आप किसी शेयर्स के ऑनर बनने की कोशिश कर रहे हो या किसी इंटरेस्ट के ऑनर बनने की कोशिश कर रहे हो बेटा, उस केस में देयर बाय ऑब्टेन और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन एनी सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन सच वारंट या कूपन, या फिर रिसीव कर रहे हो अटेम्प्ट कर रहे हो क्या बेटा? मनी ड्यू ऑन सच ऑनर। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, आप प्रिटेंड कर रहे हो क्या बेटा? ओनर ऑफ शेयर्स बनने की, और उससे रिलेटेड जो बेनिफिट्स है वो आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट नॉट लेस देन कितना बेटा? 1 साल। बट इसको बढ़ा के कितना कर सकते हैं? एंड देखो क्या लिखा बीच में? एंड मतलब दोनों फाइन लगेगा आपको मिनिमम कितना? 1 लाख का, और इसको बढ़ा के कितना कर सकते हैं? 5 लाख किया जा सकता है। समझ में आया?
बोलो जी। हाँ, सो दिस इज द बेसिक सिचुएशंस रिगार्डिंग शेयर सर्टिफिकेट एंड आई होप सबको समझ में आया हो। तो पार्ट ए कंप्लीट हो गया हमारा, पार्ट बी कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड क्या बेटा, पार्ट सी, सिक्योरिटी एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब इशू के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सेक्शन 39 विल गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा ये भी। अब जरा सुनो ध्यान से, सबसे पहले एक सिचुएशन अंडरस्टैंड करते हैं। कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट हैव एन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। कहते हैं अ कंपनी डिसाइड टू इशू सिक्योरिटीज फॉर डिफरेंट रीजन, मतलब ऑब्वियस सी बात है, कंपनी बेटा यहाँ पर क्या कर सकती है, सिक्योरिटीज कर सकती है अलग अलग रीजन से। द मेन रीजन बीइंग रेजिंग कैपिटल टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, राइट। आपको पैसा चाहिए तो आप मार्केट में क्या इशू कर सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं। जैसे कोई न्यू वेंचर सेटअप कर रहे हो, डेट रिपे करने के लिए या एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, ठीक है। दिस एक्चुअली रिफ्लेक्ट द indulgence of the erroneous investments, wealth, and sublime reason to economic development. This economic development dependence upon the corporate sector, compelling the rational and orderly regulated environment, boost investor confidence and comfortability, prescribe norms. ठीक है, ये बेसिक सिचुएशंस है, राइट। अब सर जब मैं बात करता हूँ कंपनी जेट की, तो कंपनी जेट का सबसे पहला एक सेक्शन है क्या बेटा, सेक्शन 23। कौन सा सेक्शन है बेटा, 23, जो हमें बताएगा कि कंपनी में शेयर्स कैसे इशू हो सकते हैं। हेडिंग डालिए फटाफट से, सेक्शन 23। देखो जी, टॉपिक है हमारे पास मोड्स ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। क्या है बेटा यहाँ पे हमारे पास टॉपिक, मोड्स ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। मतलब सिक्योरिटीज को जब हम इशू करते हैं तो उसके क्या क्या मेथड्स हैं। मोड्स मतलब क्या है बेटा, मेथड्स। भाई कैसे आप मार्केट में शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिवेंचर इशू कर सकते हैं, राइट। तो उसकी क्या मेथड है, मोड्स है, वो हम बेसिकली यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाले हैं। इसको और हाँ, बोलो। वो तो भेज देना ना यार। हाँ हाँ, ऐसे तो इतना इम्पोर्टेंट थोड़ी है, अभी मैंने बोला था उसको रेडी करके मुझे भेज देना। हम्म, ठीक है, ठीक है जी। तो मोड्स यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। अब जनरली मोड्स ना अलग अलग कंपनीज को लेके, यहाँ पे दो सिचुएशंस है। एक है पब्लिक कंपनी, तो बेसिकली मोड्स का जो हमारा सेक्शन है वो क्या है बेटा, 23 है। कौन सा सेक्शन है बेटा, 23 है। जो कि बेसिकली यहाँ पे सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल है पब्लिक कंपनी के लिए, और सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल है किसके लिए बेटा, हमारा प्राइवेट कंपनी के लिए। तो अगर मैं बोलूँ सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, कौन सा सेक्शन बेटा, तो कहते हैं सर एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है बेटा, पब्लिक कंपनी के ऊपर। पब्लिक कंपनी, आई होप सो यू नो दैट पब्लिक कंपनी क्या थी बेटा हमारी, सेक्शन पढ़ा था ना इसका आपने, सेक्शन 2 क्लॉज 71, है ना। इसमें हमने पढ़ा था कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, वो क्या है बेटा, हमारी पब्लिक कंपनी है। और प्राइवेट कंपनी जो नहीं है, मतलब प्राइवेट कंपनी क्या होता था, एक ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में तीन तरह के सिचुएशंस होती है। पहला रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन और प्रोहिबिशन, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो आपने रेस्ट्रिक्शन पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को लेकर, मतलब शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते, रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। दूसरा पढ़ा था लिमिटेशन, भैया मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 200, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। और एक थी प्रोहिबिशन कि पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर प्राइवेट कंपनी में ये रेस्ट्रिक्शंस है और पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में लिखा हुआ है विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, मतलब क्या पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफर होते हैं शेयर्स, हाँ। क्या कोई लिमिट है मेंबर्स की, नहीं। क्या कोई प्रोहिबिशन लगी हुई है, नहीं सर। तो इसलिए इनके मोड्स ना थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसके मोड्स कितने हैं, तो जनरली 3 मोड्स हैं। कितने मोड्स हैं, ये एक्सरसाइज कर सकती है बेटा पब्लिक ऑफर। क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं बेटा, पब्लिक ऑफर, ठीक है। या फिर ये एक्सरसाइज कर सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बेटा,
प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, या फिर एक और मोड है हमारे पास जो कि राइट शेयर्स, जिसको हम राइट इशू बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं बोनस इश्यूज। क्या बोलते हैं इसको? बोनस इशू, ठीक है। तो दो तरह के सिचुएशन यहाँ पे लिखे बेटा, पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट और राइट इशू और बोनस इशू, ठीक है। अच्छा, मैं पब्लिक ऑफर की जब बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा? तो यहाँ पर इन जनरली बेटा शेयर्स या सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज बेटा कंपनी इशू करती है किसको? पब्लिक को। किसको इशू करती है? पब्लिक को, ठीक है। और जब इसमें जो रेगुलेशन है वो क्या है बेटा? जनरली कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाएगा। कंपनीज एक्ट के कुछ बेसिक सेक्शंस हैं और ज्यादातर बेटा इसमें सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस है। क्या बेटा? सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशन है, जो कि आप सेबी वाले यानी कि सिक्योरिटी मार्केट में पढ़ेंगे। और एक कॉन्सेप्ट इसमें और एप्लीकेबल होगा, सेबी एलओडीआर, ठीक है। ये दो बेसिक प्रोविजंस है, कंपनी एक्ट के कुछ सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। सेबी आईसीडीआर एप्लीकेबल होगा और सेबी एलओडीआर एप्लीकेबल होगा, बट एलओडीआर एट द टाइम ऑफ इशू नहीं एप्लीकेबल होगा, पोस्ट इशू में होगा। कब होगा बेटा? पोस्ट इशू में, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं बेटा? सिक्योरिटीज को इशू करते हैं। तो किसको बेटा? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को। किसको बेटा? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। अब सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को इशू कर रहे हैं, मतलब पब्लिक को इशू नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसका बेसिकली कंपनी एक्ट में सेक्शन में आपको बताऊंगा, सेक्शन 42। कौन सा सेक्शन बताऊंगा बेटा? सेक्शन 42, जिसमें बेसिकली हम सिक्योरिटीज को इशू करते हैं, किससे बेटा? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को। किसको इशू करते हैं बेटा? अच्छा, फिर आता है राइट इशू, और फिर आता है हमारे पास क्या बेटा? बोनस इशू। इफ हम टॉकिंग अबाउट राइट इशू, तो यहाँ पर बेटा हम इशू कर रहे हैं सिक्योरिटीज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। किसको बेटा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, मतलब कंपनी में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उन्हीं को जब हम शेयर इशू करेंगे बेटा फॉर फंड रेजिंग। किसके लिए बेटा? फॉर फंड रेज करने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? राइट इशू। अच्छा, सेम थिंग है, बोनस इशू क्या बेटा? सेम है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू होता है, बट ये होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या होता है बेटा? फ्री ऑफ कॉस्ट। एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं बेटा यहाँ पे? अपने फुली पेड अप शेयर्स अपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड कर रहे हैं इन अ बोनस शेयर्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म बेटा? तो ये एक्सरसाइज कर सकती है कौन बेटा? पब्लिक कंपनी। इसमें कुछ सेबी के रूल्स भी एप्लीकेबल होते हैं, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, बोनस इशू और राइट इशू का सेक्शन क्या है कंपनी का? तो इसका सेक्शन है बेटा सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, और इसका सेक्शन है सेक्शन 63, ठीक है। हालांकि इसमें सेबी के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होते हैं, बट सिर्फ किसके लिए? लिस्टेड कंपनी के लिए। किसके लिए बेटा? अगर वो लिस्टेड कंपनी नहीं है तो फिर कंपनी एक्ट को सफिशिएंटली आप फॉलो करो, उसमें आपको लिस्टेड कंपनी के लिए ही फॉलो करने का, खाली सेबी के रेगुलेशंस, ठीक है। समझ में आया? बोले भाई लल्लू। हाँ, अगला है सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। कौन सा बेटा? सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, जो कि एप्लीकेबल है। क्या हो, डाउट है क्या? पंखा बंद कर दो, बंद करो। एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। किसके ऊपर एप्लीकेबल बेटा? प्राइवेट कंपनी के ऊपर। नाउ सर, प्राइवेट कंपनी को कौन कौन से मोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं? तो जनरली बेटा अगर मैं प्राइवेट कंपनी के मोड्स ऑफ इशू की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? मोड्स ऑफ इशू की बात करूं, तो ये दो सिनेरियोज हैं यहाँ पे। कितने सिनेरियो हैं? दो सिनेरियो है। सबसे पहला हमारे पास आता है प्राइवेट प्लेसमेंट, ऊपर बता चुका उसके बारे में ऑलरेडी। या यानी कि पब्लिक ऑफर से ये इशू शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी के ऊपर क्या लगाता है बेटा? रेस्ट्रिक्शन लगाता है। पढ़ा था ना सेक्शन 2 क्लॉज 68? बोलो। हाँ जी। और दूसरा अगेन बेटा वही राइट इशू आप कर सकते हो मार्केट में इशू अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, एंड साइमल्टेनियसली यू कैन आल्सो इशू वाया बोनस इशू, ठीक है। तो ये कुछ मोड्स है बेटा सिक्योरिटी इशू करने के, प्राइवेट कंपनी के पास और पब्लिक कंपनी के पास। तो इन मोड्स का यूज करके आप मार्केट में क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं। समझ में आए? लिखो।
हेलो। हाँ। ध्यान रखो। तो क्या होंगे वो वीडियो वो ना मुझे को देखे ना कुछ समझे ही कोई चारा देखी है तो तेरे को देखी चलो इधर जाओ इधर जाओ लिखा दोस्तों। ऊपर वाला हो गया था। डन। ये देखिए। सो अब जरा बुक पे आइए फटाफट से। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस एक बार फॉर्मेलिटी कर लेते हैं इसको रीड करने की। क्या लिखा हुआ है? अ पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज टू किसको? पब्लिक को थ्रू प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस कहाँ इशू कर सकते हैं बेटा? पब्लिक ऑफर में बाय कंप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ पार्ट फर्स्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 मतलब जो हम पढ़ रहे हैं इसी चैप्टर की बात हो रही है। ठीक है। या फिर आप क्या इशू कर सकते हो बेटा? प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कंप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ चैप्टर 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है। या फिर हम इशू कर सकते हो बेटा राइट शेयर्स के जरिए या फिर बोनस शेयर्स के जरिए। ठीक है ना? तो ये कुछ मोड्स है बेटा हमारे किसके लिए बेटा? पब्लिक कंपनी के लिए, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर आता है सर प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2।
कहते हैं प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ क्या बेटा, राइट इशू और बोनस इशू, या फिर क्या इशू कर सकते हैं बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट, विच इज वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, बोलो। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, डील विद द सिक्योरिटी ऑफ द वाइडर टर्म्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल डिवेंचर्स, मतलब सिक्योरिटी लिखा हुआ ना, तो वाइडर टर्म्स हो गया, क्या हो गया बेटा, वाइडर, सिर्फ शेयर्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, या सभी सिक्योरिटीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं जो भी डिफाइन करेंगे उस पर्टिकुलर एक्ट में। ठीक है, अच्छा कह रहा है सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी में इशूज ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टिंग ऑन क्या बेटा, परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज परमिसिबल टू फॉरेन जुरिडिक्शंस और सच जुरिडिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये क्या है, ये बेसिकली बेटा सबसेक्शन 3 है। क्या है, सबसेक्शन 3 है। सबसेक्शन 3 मतलब क्या, ये बेसिकली बात करता है फॉरेन कंपनीज के लिए, किसके लिए बेटा, या सॉरी सॉरी फॉरेन लिस्टिंग के लिए, किसके लिए, फॉरेन लिस्टिंग के लिए, मतलब अगर मान लो अगर आप फॉरेन कंपनी में शेयर इशू करना चाहते हो, फॉरेन लिस्टिंग कराना चाहते हो, तो आपको वहां की जो भी जुरिडिक्शन में फॉल कर रहा होगा फॉरेन एक्सचेंज, उसका परमिशन लेना पड़ेगा, या कुछ और भी जो कि प्रेस्क्राइब करा गया है, यानी कि फॉरेन लिस्टिंग भी हम शेयर्स की कर सकते हैं अगर बाहर के स्टॉक एक्सचेंज ने हमें क्या दे दिया बेटा, परमिशन दे दिया है तो। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है बेटा, फॉरेन लिस्टिंग की। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा अपनी नोटिफिकेशन के जरिए एग्जेम्प्ट कर सकती है क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज को, कि वो इन दिस सबसेक्शन 3 फ्रॉम एनी प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर 4 सेक्शन 89 90 1 123 127 और a copy of every such notification soon to be after laid before the boss out of parliament। मतलब क्या है, इधर देखो, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो किसी भी पब्लिक कंपनी को एग्जेम्प्ट कर सकती है कि आपको चैप्टर 4 के प्रोविजन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 89 को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 19 को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 23 को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, तो इन सभी सेक्शन से आपको क्या कर सकते हैं बेटा, एग्जाम कर सकते हैं। अब सेक्शन क्या है आगे चल के पढ़ते रहोगे, ठीक है। सो ये बेसिकली बेटा चैप्टर 4 तो पढ़ ही रहे हो आप, ठीक है, चैप्टर 3 में पढ़ ही लिया आपने, ठीक है। अब जो 89 है ये बेसिकली बेनिफिशियल ओनर को लेके होते हैं, 89 और 89 और 90 दोनों किसको लेके बेटा, बेनिफिशियल ओनर को लेके। अब ये है क्या, विल अंडरस्टैंड, ठीक है। और एक है सेक्शन 23 डिविडेंड को लेके बेटा, 27 सॉरी, ठीक है, डिविडेंड को लेके, किसको लेके है, डिविडेंड। तो जब डिविडेंड वाला चैप्टर में आपको बताऊंगा तो वहां पर हम इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, बेनिफिशियल ओनर नहीं, ठीक है दोस्तों, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा, फिर वही सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट को लेके आगे पढ़ेंगे इसको हम डिटेल में। अब क्या था सर, गवर्निंग लॉस, क्या कर रहे हो आप, सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, तो सिक्योरिटी इशू को लेके कौन कौन से लॉ आपको कंप्लाई करना है उसकी बात हो रही है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, इशू सिक्योरिटी इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग मैनर। अगर आप क्या है बेटा, पब्लिक, हम बता चुका हूँ, बस एक बार फॉर्मेलिटी करना रीड करने की, विच इज a listed entity or desirous to listing in the security on stock exchange में इंडिया में issue the security governed by this, मतलब या तो लिस्टेड कंपनी है क्या, वो दर्द हो रहा है, वो बैग लगा ले, घर जाना है तो बैग लगा लो, बैग। एक्चुअली ना फीवर बहुत बेकार है ना, तो बॉडी पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। एक ना वो ले लेना, वो जो गर्म पानी वाला नहीं होता वो, उसको लगा लेना पीठ में, जो भी होता है वो हॉट में, गर्म बैग, ठीक है। इनफैक्ट जब क्लास आते हो कभी ऐसा इस समय कोई ऐसा दिक्कत हो ना, तो उसको लगा के आराम से बैठ जाओ। नहीं वो तो चार्जेबल होता है, चार्ज कर लो यहीं पे कहीं, वैसे भी तुम लगे फोन चार्ज पे लगे रहते हैं, तो वो भी कर ले, ये भी सह लेंगे, ठीक है। अच्छा देखो तो क्या लिखा हुआ है, कंपनी जे 2013 तो अप्लाई हो गई होगी, साथ में क्या अप्लाई होगा, SCRA एक्ट 1956, याद है ना, सिक्योरिटी की डेफिनेशन हमने इसी से निकाली थी, सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ SCRA एक्ट 1956, यार कुछ रहता नहीं लगने वो। अगला क्या है, सेबी के लॉज, सेबी के बहुत सारे लॉज है सर, ये सेबी एक्ट 1992 में ना दुनिया भर के लॉज है, क्या है, दुनिया में, जैसे मैं आपको बता पाऊँ ना, ICDR रेगुलेशन, LDR रेगुलेशन, बोनस इशू को लेके अलग से रेगुलेशन है, राइट शेयर को लेके अलग से रेगुलेशन है, प्राइवेट प्लेसमेंट के अलग से रेगुलेशन है, ठीक है। अगला क्या है बेटा, ICDR ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे कौन दिक्कत कौन परेशान है, तो बताओ, बाहर निकालो क्लास से। अगला, इधर देखो, कहते हैं इन केस ऑफ, क्या लिखा हुआ है, ऑल लिस्टेड, सॉरी ऑल इशू बाय कौन सी कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी को ज्यादा कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप कंपनी जेट फॉलो कर लेना, ठीक है। बस आपके लिए सिर्फ क्या है, कंपनी जेट, कौन सा एक बेटा, यानी कि सेबी आपके लिए नहीं है, सेबी सिर्फ किसके लिए बेटा,
लिस्टेड कंपनी या एक ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जो क्या बनना चाहती है, यानी कि आईपीओ लेके आ रही है, सिंपल सी बात, क्योंकि सेक्शन 40 अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 40 कहता है यदि आप क्या कर रहे हैं बेटा, आईपीओ लेके आ रहे हैं, सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के पास क्या कराएं, रजिस्टर्ड करें। अभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है पीडब्ल्यू, है ना, इनका आईपीओ आने वाला है, आईपीओ। ठीक है, तो इन्होंने ना फाइल किया है अपना डीआरएचपी। क्या फाइल किया है? डीआरएचपी। आरएचपी पढ़ा था ना आपने, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। डी मतलब क्या है? ड्राफ्ट। किसको फाइल किया है? सेबी को। किसको? सेबी को। अब सेबी देखेगा क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फुलफिल कर रखे हैं। हालांकि आईपीओ आ नहीं पाएगा, इतनी गारंटी दे रहा हूँ। रीजन बताता हूँ। आईपीओ लाना कोई हल पाएगी? वोडाफोन कंपनी 3-4 साल से ट्राई कर रही थी क्या लाना बेटा, आईपीओ। उनका डीआरएचपी अप्रूव ही नहीं हुआ। तो जब तक डीआरएचपी अप्रूव नहीं होगा तब तक आप क्या लेके नहीं आ सकते। और ये तो अभी आई है कंपनी, आईसीडीआर के रेगुलेशन इतने टफ है। आपने कैसे कंप्लाई कर लिया सारे रेगुलेशन? भाई हलवा है क्या पब्लिक इशू लेके आना? ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। बट मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा अप्रूवल सेबी का। ठीक है, तो सेक्शन 40 के तहत इन्होंने डीआरएच पे कहाँ अप्लाई किया होगा? सेबी को। किसको? सेबी को। जनरल स्टॉक एक्सचेंज के बाद जाता है, और स्टॉक एक्सचेंज किसको भेजता है बेटा? सेबी को। और उसके बेसिस पे अप्रूवल मिलता है। अगर अप्रूवल मिला तो आईपीओ लाओगे, नहीं मिला तो घर में बैठो चुपचाप से। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी जब आप आईसीएड रेगुलेशन पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि कितनी ज्यादा कॉम्प्लायंसेस हैं आईपीओ लाने के लिए। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 24 ऑफ कंपनीज एक्ट एम्पावर करता है किसको बेटा? सेबी को, कि रेगुलेट कर सके मैटर रिलेटिंग टू इशू और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय लिस्टेड कंपनी। मतलब सेक्शन 24 जो है वो एम्पावर कर रहा है किसको बेटा? सेबी को शक्ति दे रहा है, पावर दे रहा है बेटा। और दोज कंपनीज विच आर इंटेंट टू गेट सिक्योरिटी listed. The explanation of this particular provide that all power relating to all matter relating to the prospectus, returns of allotment, redemption of। एक बार बताओ, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, पीछे से कैसे आ रहा है? ठीक है, या फिर क्या बेटा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, या फिर एनी अदर स्पेसिफिकली प्रोवाइड बाय द एक्ट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्रिब्यूनल रजिस्ट्रार एज द केस में बी। फर्दर द पावर ऑफ रिलेटिंग टू फॉरवर्ड डीलिंग एंड इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सारी पावर किसको डेलीगेट करेगी बेटा? सेवन। सिंपल सी बात है यार, ये पूरा सिचुएशन नहीं होता था। सेक्शन 24 बेटा पावर देता है किसको? सेबी को, लिस्टेड कंपनीज के ऊपर सारे के सारे रेगुलेशन बना सकता है। समझे? हेलो। अच्छा, अब जरा 1 मिनट इधर देखेंगे, कंसंट्रेशन से सुनना है, ठीक है? सेक्शन 23 हो गया, 24 हो गया, बोलो। 25 पढ़ा था? दिया तोड़ दूंगा ना लाएगा। डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या था फिर? 26 हड्डियां तोड़ दूंगा, कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। भाई ये बच्चे क्या हो गए, एक तो इनको दो, इन्होंने मुझे अलग चीजें कर रखी है। हाँ जी, 27 नहीं पढ़ा आपने? हाँ जी, 27 नहीं पढ़ा आपने। 28 पढ़ लिया है, क्या था? ऑफर फॉर सेल था। क्या था? ऑफर फॉर सेल। 29 पढ़ा है? नहीं पढ़ा। 29 नहीं पढ़ा। 29 नहीं पढ़ा। अभी 29 पढ़ेंगे बेटा हम डीमेट शेयर्स को लेके। किसको लेके? अच्छा, अब बट अभी मैं डायरेक्टली चलता हूँ सेक्शन 52 में आपको। राइट, अब जरा सुनो 2 मिनट यहाँ पे, ठीक है? कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस सुनो, बुक तो देखनी होगी बोली। नहीं तो मैंने बच्चे की आदत खराब कर दी है, नोट्स लिखवा लिखवा के कह रहा हूँ। आदत सुधारता रहूँ, अभी जरा आदत बन जाना तुम्हारी में। आधा चैप्टर बुक से ही कराऊंगा ना, लाइक इधर देखो, लाइक मैंने क्या बोला? इशू ऑफ सिक्योरिटीज। क्या बोला बेटा? अच्छा, जब मैं इशू करता हूँ ना सिक्योरिटी, ये तो हमने पढ़ लिया तरीका क्या है, मोड्स पढ़ लिए ना। हाँ, पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट शेयर्स या राइट इशू, बोनस इशू, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, राइट। अच्छा, जब मैं शेयर इशू करता हूँ ना, तो 3 तरीके हैं शेयर इशू करने के। चुप ना भाई। शेयर इशू एट पार, कुछ याद आ रहा है? अभी बताता हूँ। शेयर्स इशू, शट अप। कौन कह रहा है नहीं कर सकता? क्या बात कर रहे हो? सही में? अभी पढ़ेंगे देखो। शेयर्स इशू
एट डिस्काउंट। कौन से शेयर कर सकते हैं जी? बोनस शेयर डिस्काउंट में शो होते हैं? ज्यादा पढ़ लिया है यार, तुम्हारे लगने से थोड़ी होता है। यहाँ होता है कि इस कंपनी को क्या, कंपनी को क्या लग रहा है। सादा। नो लिसन लिसन, बात है नहीं दोस्तों। अब सर जनरली क्या होता है ना, सेबी का एक प्रोविजन है, या कंपनी एक्ट बेसिकली बात करें, हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है कंपनी में। जब भी मैं शेयर्स को लेके बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी क्या होती है बेटा, एक फेस वैल्यू होती है। इसी को हम नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाँ या ना? ना। हाँ। ना। हाँ, ठीक है। अच्छा, फेस वैल्यू हो सकती है हमारी मिनिमम कितना, 1 रुपया। मैक्सिमम कितना, 10 रुपया। इससे ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम फेस वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा, 10 रुपए। कितनी हो सकती है बेटा, 10 रुपए। अच्छा, तो सर ये डिसाइड कैसे होता है फेस वैल्यू क्या हो रहेगा? तो ये डिपेंड करता है आपके इशू प्राइस पे। किस पे बेटा? देखो, एज पर सेबी के कुछ बेसिक प्रोविजंस है यहाँ पे। सेबी कहता है भैया बताओ आपका जो इश्यू प्राइस है वो कितना है, आपका जो इश्यू प्राइस है वो कितना है। ठीक है, आप कह रहे हो जी इश्यू प्राइस जो है हमारा वो है लेस देन 500 रुपया। किससे कम है? या फिर आप कह रहे हो हमारा इश्यू प्राइस है मोर देन कितना, 500 रुपया। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो यदि आपका इश्यू प्राइस लेस देन 500 है, तो आप अपनी फेस वैल्यू मिनिमम कितना रख सकते हैं? सौ 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 सौ। मिनिमम का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। आपका जो फेस वैल्यू है मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा, 10 रुपए। ये फिक्स हो गया जी। ठीक है। बट यदि किंतु परंतु आपका शेयर प्राइस जो है, इश्यू प्राइस है वो कितना है, तो आप फेस वैल्यू मिनिमम कितने रख सकते हो और मैक्सिमम कितने रख सकते हो, 10। समझ आया? बोलो। समझ आ रहा है? फेस वैल्यू पिक्चर क्लियर है? पक्का। अब मान लो एक कंपनी का इश्यू प्राइस कितना है, 8 रुपए। सॉरी, 8 रुपए, 10 रुपए। कितना है? अच्छा, इसका फेस वैल्यू कितना रहा होगा? फेस वैल्यू कितना होगा? 10 ही होगा ना गधो, 500 से कम है ना। 500 से कम है ना शेयर प्राइस। तो इशू फेस वैल्यू क्या होगी, 10 रुपए। तो ये शेयर किस पे इशू कर रहे हैं, एट पार। मतलब जितने का फेस वैल्यू है उतने पे ही शेयर इशू हो रहे हैं मार्केट में। दैट इज कॉल्ड एट पार पे इशू है। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, प्रीमियम। कंपनी का इशू प्राइस कितना है, कितना है, फेस वैल्यू कितना होगा इसका? क्या 10 से ज्यादा हो सकता है, 10 से कम? नहीं, क्योंकि मैंने अबे कह दो क्या बोला था, अगर 500 से कम है तो फेस वैल्यू फिक्स हो गया कितना, 10। 500 से ज्यादा है तो मैक्सिमम रेंज बताई थी आप। बोला बोला था ना, बोला था ना, देखा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे इश्यू प्राइस कितना है, 150। फेस वैल्यू कितना है, 10। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे क्या कंपनी ने 150 रुपए में 140 का प्रीमियम लिया है, तो यहाँ पे बेटा सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, सेक्शन 52। कौन सा सेक्शन, 52। अब ये प्रीमियम के रिगार्डिंग कुछ कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो क्या कॉन्सेप्ट है विल अंडरस्टैंड। मैं आपको एक बेसिक सिचुएशन समझा रहा हूँ। दूसरा आता है डिस्काउंट पे। भाई मेरा इश्यू प्राइस कितना है, 10 रुपया। कितना है, 10 नहीं सॉरी, क्या हो गया मेरे को, 8 रुपया। कितना है, 8 रुपया। और मेरा जो फेस वैल्यू है वो कितना होगा, 10। तो क्या यहाँ पे मैं 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ?
तो ये कवर है मैटर कहाँ पे? सेक्शन 53। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सिचुएशन क्या है बेटा, यहाँ पे सिक्योरिटी जब हम इशू करते हैं तो तीन बातें हमारे सामने आती है बेटा। हम शेयर्स पार पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, या फिर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, ठीक है। अब डिस्काउंट अलाउड है नहीं है, विल अंडरस्टैंड सेक्शन 53 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि सेक्शन 53 ने बेसिकली क्या लगा रखा है बेटा? प्रोहाइबिशन लगा रखा है। बट अगेन, प्रोहिबिशन तो है, बट इसमें कुछ एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। कुछ सिचुएशंस है, कुछ एक्सेप्शंस है, जहां पर हम शेयर्स को किस पे इशू कर सकते हैं? डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। पहले मुझे बताओ, समझ में आया? नहीं आया? आया? ले लो। चले गए नोटिंग। स्टोर रखते हैं क्या? पता क्या कर रहा है? तो मेरा ये पानी में पता नहीं। करेगा जरूरी है। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। रिलैक्स। जलन जलन। मैं आपको बाद में। अबे लिखा लल्लू वो, नहीं लिखा। मैं उत्तराखंड लगे चले। कहाँ पर बेचारा? बुखार है क्या तुम्हें? ये क्यों बोल रही थी? कह रही शी इज बीमार। हो गया? डन है। और यार तुम लोग ना रजिस्ट्रेशन करा लेना भाई, सी सेट वाला। ठीक है। हाँ। यही ज्यादा स्टेशन फिर कुछ टेक्निकल इशू है कि फिर वही। पहले का दो फ्लो करते हैं गांधी गांधी नहीं आता उधर तो दशहरा भी ऐसा है। हाँ इस बार गांधी जी का रावण जी का कोलैब हो रहा अबे बाप रे है। और भारत बोलना भाई, सजा हो जाएगी आपको। कोई पढ़ा है ज्यादा बोल रहे हैं ना आजकल। ज्यादा बहुत ज्यादा मैंने क्या करा जाए इसका तो? सही है।
पे नहीं गई मैं तेरे मेरे करने में कहाँ से आया देखा, समझ में आ रहा तुम्हारे बच्चे है? नहीं आ रहा? क्या हो गया भाई? कैसा कढ़ाइयाँ ले रहा है तो? क्या? हो गया डन है? तो शेयर्स हमारे इशू हो सकते हैं किस पे? पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, ठीक है? डिस्काउंट को लेके क्या स्पेसिफिकेशन है, विल अंडरस्टैंड, ठीक है? बोलो। हाँ तो देखो भैया, क्या लिखा हुआ है? काइंड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ सिक्योरिटीज एज प्रीमियम। क्या लिखा बेटा? प्रीमियम पे सिक्योरिटी कब इशू होती है, उसके रिगार्डिंग क्या सिचुएशन है, इसको लेकर कुछ केस लॉज भी है। क्या है बेटा? कुछ कहते हैं कंपनी में इशू सिक्योरिटीज एट प्रीमियम व्हेन इट इज एबल टू सेल देम एट प्राइस अबव द नॉमिनल वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, एक बात बताओ, आपकी कंपनी प्रीमियम वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? गुडविल पे, कंपनी के मार्केट वैल्यूज क्या है उसके बेसिस पे। एम ये थोड़ी कि मेरा 1000 रुपए का शेयर मार्केट में बेच दूंगा, ऐसा नहीं होगा सर, ठीक है? अगर कैपेबल हो, एबल हो, तो आप प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट स्टिपुलेट एनी कंडीशंस और एनी रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग क्या बेटा? इशू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी एट प्रीमियम। मतलब यहाँ पर एज सच कोई रेस्ट्रिक्शंस या फिर कोई कंडीशंस नहीं लगी हुई है सिक्योरिटी को प्रीमियम पे इशू करने को लेके। However, the Companies Act does impose condition regularizing the utilization of the amount of the premium collected on securities। मतलब आपने ना सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करा, हम कोई कंडीशन नहीं लगा रहे, हमने कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, बट जो पैसा आया है ना उसका यूटिलाइजेशन कैसे करोगे, इसके ऊपर कंपनी एक्ट क्या लगा रहा है बेटा? रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है। समझे? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो ये है सेक्शन 52, जो क्या बोलता है देख, शट, क्या लिखा है? शेयर्स प्रीमियम टू बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हाँ, अब सुनो ध्यान से प्लीज। सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 स्टेट दैट व्हेन कंपनी इशू शेयर्स एट प्रीमियम, कंपनी शेयर्स किस पे इशू कर रही है? वेदर फॉर कैश या फिर अदरवाइज, मतलब कैश या तो काइंड, या तो मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, या तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, प्रॉपर्टी वगैरह ले रहा हूँ, ठीक है? A sum equal to aggregate amount of the premium received on those shares shall be transferred to security premium account, ठीक है? And the provision of this act relating to the reduction of shares of company uh, except the provided in this section apply as to the security premium account were paid up on the share capital of the company। now ये क्या है सर, इसको देखेंगे, कृपया ध्यान से सुनेगा कंसंट्रेशन से, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ? मान लो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है किस पे बेटा? प्रीमियम पे। किस पे शेयर इशू कर रही है? यानी कि बेटा हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं एट प्रीमियम पे। किस पे बेटा? शेयर्स इशू कर रहे हैं किस पे बेटा? एट प्रीमियम पे। सपोज देयर इज अ कंपनी, यहाँ पे क्या बेटे? कंपनी है। अब कंपनी ने शेयर इशू किया, क्या इशू किया जी? शेयर्स इशू टू किसको? पब्लिक को। किसको इशू किया बेटा? पब्लिक को शेयर इशू करा। अब जब शेयर इशू कर रहा हूं मैं एट प्राइस ₹200, कितने पे शेयर इशू हो रहा है बेटा? 200 रुपए पे शेयर इशू हो रहा है, और पब्लिक बेटा 200 रुपए के शेयर को क्या करी? परचेज कर रही है। तो अगर मैं इसका बाइफरकेशन करूं, इस 200 का मैं क्या करूं, तो क्या समथिंग लाइक इस तरीके से हो जाएगा? 10 रुपए और 190 रुपए। हेलो भाई, अब मान लो आपने शेयर्स इशू करे थे, ऐसी ग्राफ आइडिया ले लेते हैं, 1000 शेयर्स। कितने शेयर इशू करे थे आपने? अच्छा, तो अगर देखा जाए तो आपका जो फेस वैल्यू की वैल्यू है वो कितनी रहेगी? 1000 × 10 कितना हो गया? 10,000। बोलो। हाँ, और सर
हजार इंटू कितना, 190, कितना हो गए, 1,90,000। ठीक है। तो फिर कंपनीज एक्ट का सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 क्या कहता है, ये वाला जो पोर्शन है इसको मानेंगे शेयर कैपिटल। क्या मानेंगे, ये क्या कंपनी की शेयर कैपिटल ये है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर इनटू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर 1,90,000 को दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया, 90,000 का क्या आया था, कैश। ठीक है। और बाकी की हमें क्या मिली थी बेटा, प्रॉपर्टी। कितने की, अभी क्या बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में तुम पैसे तो भेज सकते हो यार, क्या भेज सकते हो, तो बताओ कितना पैसा जाएगा हमें, यहाँ पे जाएगा 1,90,000। इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने अगर प्रॉपर्टी ली है तो उसके इक्विवेलेंट की कैश आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। मतलब उसके बराबर का अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। समझ में आए, या तो रियलाइज कर लो ऐसे, तो अरेंज कर लो, बट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना पैसा भेजोगे, 1,90,000 रुपये भेजना पड़ेगा। समझ में आए? वो देखेंगे। आपने प्रॉपर्टी ली थी यूटिलाइजेशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसी प्रॉपर्टी ली थी जो यूटिलाइज कर रहे हो बिजनेस में। जान बेटा, ऐसा तुम्हारा कम से कम नहीं तो 20-30% सिलेबस तो डिलीट हो गया होगा ये। वाह।
दिसंबर में कौन कौन दे रहा है? ओनली नीरू। चलो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। तो लिखा आप लोगों ने? चलिए। तो बेटा बेसिकली यहाँ पे ना एक टर्म लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ से क्या लिखा हुआ है? द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू क्या? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी शेल। अब इसको ना ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, अब इसको छोड़ दो। क्या लिखा हुआ है? शेल अप्लाई एज इफ द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। क्या मतलब है इसका? इस लाइन को समझते हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। सुनो दोस्तों, भाई मैंने आपसे बोला कि जो शेयर कैपिटल है हमारी, जो शेयर कैपिटल है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई जी। कितने पार्ट्स में? एक नॉमिनल वैल्यू एंड दूसरा प्रीमियम वैल्यू। आया ना? बोलो रे। हाँ, बट है तो शेयर कैपिटल ही। भाई कंपनी की शेयर कैपिटल ही तो कंसिडर करोगे उसको, करोगे ना? हाँ। बट ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, पहला क्या, दूसरा क्या, प्रीमियम वैल्यू। अब कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 66। अभी आपने पढ़ा नहीं है, आगे चल के पढ़ोगे इसको आप। ये कहता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करता है। किसकी बात करता है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 51, ये बोल रहा है क्या प्रोविजन ऑफ रिडक्शन अप्लाई होंगे प्रीमियम के ऊपर? समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको? सेक्शन 66 ने प्रोविजन दिए हुए हैं किसको लेके? रिडक्शन मतलब, रिडक्शन मतलब जो शेयर कैपिटल को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो जब कम करें तो ऑफ कोर्स ना बिना प्रोविजन फॉलो करे थोड़ी कर लोगे। क्या भाई, यू हैव टू फॉलो क्या, सेक्शन 66। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आगे चल के पढ़ोगे आप, राइट? तो यहां पर सेक्शन 52 सब, अरे 5 खा गया मैं। सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, सुनो। कि ये जो, जब रिडक्शन होगा, क्या होगा बेटा? तो रिडक्शन के प्रोविजन प्रीमियम पे अप्लाई होंगे क्या? यस, अप्लाई होंगे इफ प्रीमियम जो है वो पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल है। क्या बेटा? पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल है। अगर पेड अप कैपिटल का पार्ट है तो सेक्शन 6 के प्रोविजन प्रीमियम पे क्या हो जाएंगे, अप्लाई। अगर पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं हुआ तो अप्लाई नहीं होंगे। या फिर बीच में लिखा हुआ ना, एक्सेप्ट अदरवाइज, या तो लॉ में क्या आपको एक्सेप्शन मिला हो। समझ में आया? तो आप जब रिड्यूस कर रहे हैं किसको, शेयर कैपिटल को, तो शेयर कैपिटल कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो नॉमिनल वैल्यू और प्रीमियम। तो सेक्शन 52 बोल रहा है सर, सॉरी, क्या हमारा सेक्शन 66 के प्रोविजन प्रीमियम के केस में अप्लाई होंगे? तभी अप्लाई होंगे जब ये किसका पार्ट होगा बेटा, पेड अप कैपिटल। मतलब अगर मान लो पेड अप नहीं है, तो क्या उस केस में, रिडक्शन वाले केस में आप सेक्शन 66 के प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे इसमें? तो मैं प्रीमियम को, जो अनपेड है, क्या उसको रिड्यूस कर सकता हूँ बिना सेक्शन 66 को फॉलो करें? क्यों, घूम गया दिमाग? सुनो ध्यान से। सिक्योरिटी प्रीमियम जिसकी वैल्यू अनपेड है, मैं उसको रिड्यूस करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? क्या मुझे सेक्शन 66 फॉलो करने की जरूरत है? नहीं। ये सिर्फ क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम जो पेड का पोर्शन है, वहां पे सेक्शन 66 से प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे। आया? नहीं है? देखो, मान लो 10 रुपए, ये 50 रुपए, ठीक है? 50 में से मैं तो 20 लिखूंगा। क्या है? पेड है। और 30 क्या है? अनपेड है। ठीक है? अब कंपनी क्या कर रही है, वो सपोज रिड्यूस कर रही है 20 रुपए का। क्या कर रही है बेटा, कम कर रही है, रिड्यूस कर रही है, कितना कर रही है, 10 रुपए कर रही है। तो क्या सेक्शन 66 के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? यस।
अच्छा, मैं 30 रुपए में से कुछ पोर्शन रिड्यूस करूँ, मैं कहता हूँ देने की जरूरत नहीं है सर, आपको 30 देने हैं, 15 ही देना, मैं 15 क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। कौन सा पोर्शन है ये? अनपेड है। क्या सेक्शन 66 के प्रोविजन फॉलो करूँ? जरूरत नहीं है। ये क्या ना, सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 नहीं आया। हाँ, तो नीड ही नहीं है ना यार। वो तब है जब प्रोविजन फॉलो कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, समझ रहे हो? देखा मोटी आया ना। कोई चीवानी आ रहा सुन। 15 तारीख ऑलमोस्ट नियर। ना ना, वो बाद में कर लेना, रजिस्ट्रेशन बाद में कर लेना। वो भी कलेक्टिवली। तुम्हें तो जून अटेम्प्ट है ना? तो बहुत टाइम है तुम्हारा तो दे रखी है हमने। एग्जाम टाइम पे तुम पढ़ोगे नोट्स, टाइम ही नहीं होगा तो। इसलिए अभी से उसकी शॉर्ट नोट्स बना लेना जो बुक से पढ़ा जाएगा तुम्हें। हालांकि कुछ टाइम बाद मैं भी बुक से पढ़ाऊंगा। कराची तो कर लेंगे। नहीं, पुराने नहीं। अभी तो आने के बाद ही पता लगेगा ना। टैक्स की क्यों? अरे तो वो तो हर बार चेंज होता है। मानो तुम्हारे एक आधा टाइम लग गया, फिर नई बुक थोड़ी जाएगी। कितने नेगेटिव है देख रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर, वरना सेकंड अटेम्प्ट में हाथ पीले हो जाएंगे। अच्छा, तो आने लगता तुम लोगों में रिश्ते? हैं? नहीं, बिहार साइड तो होता है। क्या? अबे रिश्ता रिश्ता। इससे शादी करेगा कौन? चलेगा होगा मेरे। हाँ, दो चार गंजे तो मिल जाएंगे। कितना इकट्ठा कर लिया है? वो तो देख रहे हो, पढ़ने के बाद भी दहेज ही देगी। तो इंटरकास्ट मैरिज कर लेना।
किससे? क्यों? कुछ नहीं नहीं नहीं। फिर कहते हैं भाई साहब, क्या ही बोलो इन लोगों को। बिहार के लोग डेवलप हो ही नहीं ज्यादा, एक्सेप्शन सर्टेन पीपल्स। अच्छा, तो पढ़ लिखने के बाद में दहेज देगी? चाचा क्या है तुम्हारे? मैकेनिक? गैरेज पे काम करते हैं क्या? इंजीनियर कौन से? कौन से इंजीनियर है? तेरे गैरेज में, गैरेज में काम करते हैं इंजीनियर? उन्हें छोटू कहते हैं हम। इंजीनियर कौन है? चल भाई, तो आज के लिए बहुत है इतना। अगले, देखो भाई, अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, हाँ, ऑफ द एक्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर, अब सुनो, आपने जो सिक्योरिटी प्रीमियम फंड्स लिया है ना, उसको यूटिलाइज करोगे ना भाई, किस लिए लिया है पैसा? यूज करने के लिए। तो जो यूज करोगे तो उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, ये बेसिक सिचुएशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला देखो, अभी ये याद करने वाला है, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है दोस्त। अगर आप फुली पेड बोनस शेयर इशू कर रहे हैं मेंबर्स को, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। जैसे फुली पेड बोनस शेयर मतलब क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, तो वहां पर आप किसका यूज कर सकते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम के फंड्स को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप रिटर्न ऑफ कर रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो क्या बेटा, बैलेंस ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है बेटा? यस, वेरी गुड, ठीक है। यानी कि आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड किए थे बिफोर इनकॉर्पोरेशन, वो खर्चे आप पेड ऑफ कर रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो बेटा, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगला, राइटिंग ऑफ कमीशन पेड या डिस्काउंट अलाउ किया था, और द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, या फिर डिवेंचर एक्सेट्रा इन कंपनी में, ठीक है। यानी कि कंपनी क्या कर रही है बेटा, जब कंपनी ने इशू करे होंगे क्या शेयर्स, कंपनी इशू करे होंगे क्या डिवेंचर, ठीक है, उस समय कुछ खर्चा किया होगा, या कोई डिस्काउंट दिया होगा, या कुछ कमीशन पे किया होगा, उसको भी राइट ऑफ कर सकते हैं, किससे बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम से। समझ में आ रहा है? अगला, फॉर प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी प्रेफरेंस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिवेंचर ऑफ द कंपनी, मतलब आप प्रेफरेंस शेयर को या डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, रिडीम कर रहे हैं, तो उसमें आपको मान लो प्रीमियम पे करना है, क्या पे करना है, उस प्रीमियम को पे करने के लिए भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। समझे? या फॉर द परचेज ऑफ ओन शेयर्स या अदर सिक्योरिटी एज पर सेक्शन 68, मतलब सेक्शन 68 है बेटा बायबैक को लेके, किस पे लेके, तो अगर कंपनी अपने शेयर्स वापस ले रही है अपने शेयर होल्डर से, बायबैक कर रही है, ठीक है, तो उस केस में बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट को यूटिलाइज किया जा सकता है। सुनना है, आया कि नहीं आया? कितने केस हो गए? पांच। पहला फुली पेड बोनस बोनस शेयर्स, दूसरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तीसरा बेटा कमीशंस या फिर डिस्काउंट या एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीमियम पे कर रहे हो किसको बेटा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को या रिडीमेबल डिवेंचर्स को, उस केस में प्रीमियम का यूज कर सकते हो। या फिर कंपनी अपने खुद के शेयर्स को परचेज कर रही है अंडर बायबैक ऑफ शेयर्स में, तो वहां पर आप प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। समझ आया? लिख लो। एक काम करो, हेडिंग लिखो, मैं बताता हूँ कैसे लिखना। हेडिंग लिख लो, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। लिख लो। पहला लिखो, फुली पेड अप बोनस शेयर्स, खाली मेन मेन चीज लिखनी है बस। पहला लिखो फुली पेड अप बोनस शेयर्स,
दूसरा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तीसरा, कमीशन, पब्लिक डिस्काउंट, पब्लिक एक्सपेंसेस। कमीशन, पब्लिक डिस्काउंट, पब्लिक एक्सपेंसेस। इनकर्ड ऑन इशू, इनकर्ड ऑन इशू, इसी में ही इनकर्ड ऑन इशू। नालायक। अगला, प्रीमियम पेबल, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन से समझ जाना प्रेफरेंशियल और डिबेंचर की बात हो रही है। और लास्ट लिख लो बाय वे, लास्ट क्या लिखोगे? बाय वे। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हेलो। चलिए, अब आइए केस लॉ है। क्या लिखा है? यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स फॉर सिलेक्टिव कैपिटल रिडक्शन। कंपनी का नाम क्या बेटा? प्रीलियो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, एप्लीकेंट वर्सेस रजिस्ट्रार यानी कि आरओसी, कर्नाटका एंड अदर्स एक्सेट्रा। NCLT observed that security premium account can be utilized for making payment to non-promoter shareholder. कौन से shareholder बेटा? Non-promoter shareholder. Further, it can be held that selective reduction is permissible if non-promoter shareholder are being paid a fair value of the shares whose shares has been extinguished pursuant to the selective capital reduction after the obtaining prior consent of NCLT. होता क्या बेटा? ये रिडक्शन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? और आप शेयर्स रिड्यूस कर रहे हो, कौन से वाले? नॉन प्रमोटर शेयर्स। कौन से वाले बेटा? नॉन प्रमोटर शेयर। कंपनी में ना दो तरह के शेयर होल्डर होते हैं, एक प्रमोटर और एक नॉन प्रमोटर। ठीक है? तो अगर नॉन प्रमोटर के शेयर को आप रिड्यूस कर रहे हो, तो वहां पर बेटा अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम से उस शेयर्स को पे ऑफ कर सकते हो, तो आप यूटिलाइज कर सकते हो। दिस इज द केस ऑफ कौन सा बेटा? ब्रिलियो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। देखिए सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं किस लिए बेटा? रिडक्शन ऑफ शेयर्स, कौन से वाले? नॉन प्रमोटर शेयर्स हुआ। ठीक है, लिख लो, केसवा का नाम लिख लो, फिर मैं लिखवा देता हूँ कुछ। सो आज के लिए इतना ही करेंगे वैसे तो, इसके बाद डायरेक्टर चैप्टर शुरू करो। नहीं नहीं, अलॉटमेंट तो शुरू ही नहीं हुआ है। छोड़ो, या चलिए करा ही देते हैं पहले, 52 फिनिश ही हो गए। केस का नाम लिखा? डन बेटा, तो इसमें लिख लो, सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज फॉर, सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज फॉर selective reduction, selective reduction of shares for non-promoters, for non-promoters shareholders, non-promoters shareholders। ठीक है, तो जो कंपनी के नॉन प्रमोटर शेयरहोल्डर्स हैं, उनके रिडक्शन के लिए हम बेटा क्या यूज कर सकते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम को। किसको यूज कर सकते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम को। ठीक है, अच्छा देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 52 सबसेक्शन 3 फर्दर स्टेट दैट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, अब जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है क्या? सिक्योरिटी, अरे यार, क्या लिखा हुआ है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, क्या लिखा बेटा? में, इसके बाद क्या लिखा है?
नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। मतलब सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 2 में कुछ भी लिखा हो, उससे सबसेक्शन 3 को फर्क नहीं पड़ता। यानी कि सबसेक्शन 3 एक ओवरराइडिंग सेक्शन है। क्या बेटा? ओवरराइडिंग सेक्शन जो प्रोविजन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के प्रोविजन को ओवरराइड कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? सबसेक्शन 1 क्या कहता था? सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करोगे आप? ट्रांसफर करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, और सबसेक्शन 2 उसके यूटिलाइजेशन को लेकर सिचुएशन बताता है। अब जरा इस ग्रीन वाले को छोड़ के पढ़ना है, ठीक है? देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर द स्टेट दैट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बी अप्लाइड बाय such class of company as may be prescribed and whose financial statement comply with the accounting standard prescribed in section 133। मतलब सिचुएशन क्या है देखो, कह रहा है सर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम क्या कर सकते हैं बेटा? अप्लाइड कर सकते हैं कौन सी क्लास ऑफ कंपनी? जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो, मतलब प्रिस्क्राइब किया हो, या फिर जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बेटा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कहाँ डिफाइन है, वो अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकती है फॉलोइंग चीजों के लिए। समझ में आ रहा है? कौन सी कंपनी? जिसको हमने नोटिफाई किया है, या फिर जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंप्लाई करे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन 133 के हिसाब से। सबसे पहले देखो, इन पेइंग अप अनइश्यूड इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी ने जो अनइश्यूड इक्विटी शेयर्स है उनको क्या करे बेटा? पे ऑफ कर रही है टू इश्यूड द मेंबर ऑफ कंपनी एज अ फुली पेड अप बोनस शेयर्स। मतलब सुनो, ध्यान से सुनने क्या लिखा है, इन पेइंग अप क्या बेटा? अनइश्यूड इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी। मतलब अनइश्यूड का मतलब क्या है? इश्यू नहीं है ना? और ये किसको इश्यू कर रहे हैं हम? मेंबर को। कैसे? बोनस शेयर्स के लिए। इसका मतलब बोनस शेयर्स के लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अनइश्यूड शेयर को। कौन से शेयर्स को बेटा? नया शेयर इश्यू नहीं हो रहा मार्केट में, कौन सा वाली बात कर रहा हूं मैं? अनइश्यूड पोर्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है? या फिर ये राइट ऑफ कर सकते हैं बेटा अपने एक्सपेंसेस को, या कमीशन को, या डिस्काउंट को, अगर कोई भी इक्विटी शेयर से रिलेटेड है तो। या फिर परचेज कर सकते हैं बेटा क्या अपने सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 68। आर यू गेटिंग अप? बोलो, समझ आया कि नहीं आया? बोलो, नहीं आया सुना? जी, तो यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा है बेटा? अब यहाँ वर्ड लिखा हुआ है क्या? मे। क्या वर्ड लिखा है? मे। यू कैन यूटिलाइज फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है? तो पहला क्या था हमारे पास? बोनस शेयर्स। दूसरा क्या था? एक्सपेंसेस रिटन ऑफ। और तीसरा क्या था? बायबैक के रिगार्डिंग। तो ये वो वाली कंपनीज की बात कर रहा है बेटा जिसको किसने प्रिस्क्राइब कर रखा हो? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एंड जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन कंप्लाई कर रही है किसको बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कहाँ दिए हुए हैं? सेक्शन 133। समझ में आए? सेम ही है ऑलमोस्ट। तो इसको लिखो, क्या करोगे? शॉर्ट नोट बना लेना। हर चीज मत लिखो यार, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, समझो बात। पॉइंट टू बी रिमेम्बर, क्या कह रहा है? प्रीमियम कैन नॉट बी ट्रीट प्रॉफिट। प्रीमियम क्या नहीं है? प्रॉफिट नहीं है। तो सच प्रीमियम नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इससे क्या नहीं दे सकते आप? डिविडेंड। भाई डिविडेंड देने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से दे सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है? दूसरा, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम वेदर रिसीव्ड इन कैश या फिर काइंड मस्ट kept in a separate account known as security premium account। बता चुका ऑलरेडी। थर्ड, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज टू बी मेंटेन इन द सेम सैनिटी एज अ शेयर कैपिटल। मतलब वैसे मेंटेन करोगे जैसे किसको मेंटेन कर रहे हो? शेयर कैपिटल को। समझ में आया? अच्छा, आगे देखो, कहते हैं एनी प्रीमियम पेड डज नॉट गिव शेयर होल्डर एनी प्रेफरेंशियल राइट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। मनीज ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व्स। इसको हम फ्री रिजर्व कंसिडर नहीं कर सकते। ये कैपिटल रिजर्व है। कुछ कोई बच्चा वैसे कह रहा था सर आपने फ्री रिजर्व कैपिटल रिजर्व नहीं कराया है ना? आप ही करते थे। अकाउंटिंग वाले चैप्टर में बताऊंगा इसको मैं, फ्री रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व्स क्या होते हैं। जनरली फ्री रिजर्व्स क्या, सुनो, सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व्स नहीं माना जाता, ठीक है? कैपिटल रिजर्व है। क्या बेटा है? फ्री रिजर्व याद रखना पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स होता है। क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है। इसको हम एज अ प्रॉफिट ट्रीट कर सकते हैं, बट सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं है, मतलब उसको पार्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, ठीक है? तो इसके साथ खत्म हो गया बेटा क्या हमारे पास? सेक्शन 150, सेक्शन 52। कौन सा बेटा? सेक्शन 52 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब प्रोहिबिशंस ऑफ बोनस डिस्काउंट वाला भी बता ही देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर हम बाकी अलॉटमेंट के रिगार्डिंग सिचुएशन डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ है? प्रोहिबिशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अब जरा सुनिए बेटा, जनरली क्या है ना, डिस्काउंट पे आप शेयर इशू नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन लगे हुए हैं। करोगे पेनल्टी लगेगी। क्या पेनल्टी है वो समझ लेते हैं। देखो, कह रहा है सेक्शन 53। अब जरा सुनना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइड सेक्शन 50
यानी कि सर जनरली शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, बट सेक्शन 54 में इशू हो सकते हैं। तो सेक्शन 54 सेक्शन 53 का क्या है बेटा? एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है। सर सेक्शन 54 है क्या? ये है स्वेट इक्विटी शेयर्स को लेके। किसको लेके बेटा? पढ़ाऊंगा आगे चलेगा, काफी डिटेल में पढ़ेंगे उसको हम, ठीक है? आगे देखो, कहता है कंपनी शेल नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। एनी शेयर्स इशू कर रखे हैं किसको बेटा? डिस्काउंट पे, वो क्या है बेटा? वॉइड है, मतलब उनका कोई इफेक्ट नहीं है। बट इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन से पहले पेनल्टी देखो। पेनल्टी क्या लिखा है? वेयर एनी कंपनी फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। अगर कोई भी कंपनी बेटा क्या कर रही है? इस सेक्शन को कंप्लाई नहीं कर रही है, तो कहते हैं सच कंपनी या एवरी ऑफिसर जो डिफॉल्ट में शामिल थे शेल बी लायबल फॉर द पेनल्टी एक्सटेंड इक्वल टू द अमाउंट रेज थ्रू द इशू ऑफ डिस्काउंट। मतलब जो आपने डिस्काउंट पे शेयर इशू करे थे, उससे जो भी फंड्स आपने रिसीव करा है वो, और 5 लाख सॉरी, विच एवर इज लेस, जो भी इसमें से कम होगा वो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। एंड कंपनी शेल लायबल टू द रिफंड ऑल मनी इज रिसीव्ड विद द इंटरेस्ट रेट 12% के हिसाब से फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच शेयर्स टू अ पर्सन टू whom शेयर हैव बीन इशूड। क्या मतलब है देखो इधर देखो जी, सेक्शन 53। कौन सा सेक्शन बेटा? जो कि क्या करता है? प्रोहाइबिशन लगाता है। क्या लगाता है? ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। मतलब भैया शेयर्स आप किस पे इशू नहीं कर सकते हो? डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो, याद रखना, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं शेयर्स, ठीक है? बोलो। हाँ जी। अच्छा, अगर आपने कर दिया तो फिर पेनल्टी लगेगी साहब। क्या लगेगी? पेनल्टी किसके ऊपर है? कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट। मतलब कंपनी के ऊपर और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी है। सर क्या पेनल्टी है सर? तो सबसे पहले तो अमाउंट जो आपने क्या करा है, रेज किया है, वो। और दूसरा, रुपीज 5 लाख। तो जो भी इसमें से क्या होगा बेटा, लोअर अमाउंट होगा, वो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। बोलो बेटे। प्लस कंपनी को ऑल मनी जो आपने रिसीव करा है, क्या करना पड़ेगा? रिफंड अलोंग विद 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट के हिसाब से सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये है बेटा क्या? पैनल प्रोविजन। क्या है बेटा? पैनल प्रोविजन जो कंपनी को सेक्शन 53 के नॉन कंप्लायंस में पे करना पड़ेगा। समझ में आया? इसको लिखो। बट सेक्शन 53 का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है। हाँ, पहला एक्सेप्शन तो पढ़ लिया। एक्सेप्शन इसका सबसे पहला क्या है? सेक्शन 54, यानी कि 54 में क्या मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ।
है ना बेटा? चलिए, समझ आया आपको? अब सर इसके कुछ बेसिक सिचुएशंस हैं, वो भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नाउ व्हाट एक्सेप्शंस, क्या बेटा? कहते हैं सर, अ कंपनी में इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। यानी कि सर कंपनी ना शेयर इशू कर सकती है डिस्काउंट पे, बट ऑप्शन है। क्या है? टू अपने क्रेडिटर को व्हेन इट्स डेट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स इन परसुएंस ऑफ एनी स्टैच्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान, या फिर डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत अकॉर्डिंग विद द गाइडेंस एंड डायरेक्शन एंड रेगुलेशन स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो बना हुआ है क्या 1934, या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से। क्या मतलब है इसका? देखो कॉन्सेप्ट, देयर इज अ कंपनी, क्या है भाई? और ये है कंपनी के क्रेडिटर्स। क्या है बेटा? अच्छा, क्रेडिटर्स मतलब इन्होंने कंपनी को क्या दिया हुआ है? डेट दिया हुआ है ना। हेलो? सपोज मान लो कंपनी ना ये डेट रीपे कर रही है इनको। क्या कर रही है बेटा? रीपेमेंट ऑफ डेट अंडर अ स्कीम। रीपेमेंट ऑफ डेट अंडर अ, अब जब रीपेमेंट ऑफ डेट अंडर स्कीम है तो स्कीम मतलब कैश में तो नहीं दे रही है। हाँ, मतलब डेट आपको कैश में पे, इसका मतलब सर यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके डेट्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू शेयर्स में। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? वो कोई भी स्कीम के तहत, किसी भी प्रोविजन के तहत बेटा हम डेट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स में, या शेयर्स में क्या कर रहे हैं बच्चे, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं सर जब आप ऐसे शेयर्स इशू करोगे, क्या शेयर्स तो इशू करोगे ना यहाँ पे। हाँ, तो जब आप यहाँ पे इशू करोगे शेयर्स, तो बेटा यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हो क्या? डिस्काउंट। क्या प्रोवाइड कर सकते हो? डिस्काउंट। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, जब डेट पे रीपे कर रहे हो उनसे पैसे थोड़ी लोगे, तब क्या करोगे? शेयर इशू करोगे ना। तो शेयर इशू किस में करोगे? मान लो आपका डेट 1 लाख का था, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हमारे शेयर्स की वैल्यू मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए थी, तो 1 लाख का क्या दे दोगे आप? डिस्काउंट दे दोगे, और लाख रुपए के शेयर्स की वैल्यू उनको प्रोवाइड कर दोगे, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दे दोगे आप। यानी कि डिस्काउंट पे शेयर होगा। किसमें इशू करोगे बेटा? डिस्काउंट पे, कि हम आपसे कुछ कंसिडरेशन थोड़ी ले रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं बेटा? आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट। तो वो अलाउड है, ये आप कर सकते हो। तो दो एक्सेप्शन हो गए। पहला क्या? सेक्शन 54 है, राइट। दूसरा क्या? जब डेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें बेटा? इक्विटी में या शेयर्स में, उस समय जब हम शेयर इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट वगैरह वहां पे दे सकते हैं, वहां पे प्रोहिबिशन एप्लीकेबल नहीं होगा। समझे? बोलो, नहीं बोलोगे? चलो भैया, इसके साथ हमारा ये सेक्शन 52 कंप्लीट हो गया, सेक्शन 53 कंप्लीट हो गया, और क्या कंप्लीट हो गया? सेक्शन 23, और क्या कंप्लीट हो गया? सेक्शन 57, और क्या कंप्लीट हो गया? अब कहाँ से हो गया ना, और क्या हो गया? डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।